हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। यूरोप से अमेरिका के लिए एक जोरदार झटका सामने आ रहा है। फ्रांस और जर्मनी दोनों मिलकर यूरोप से अमेरिका की छुट्टी करने की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस कई बार ये कह चुका है कि वो खुद नाटो से निकलने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस खुद को एक तरह से यूरोप का नया लीडर पेश करने की कोशिश कर रहा है, और अब यहाँ पर जर्मनी ने फ्रांस को एक तरह से वैलिडेशन दे दी है। दरअसल जर्मनी में इस वक्त एक बहुत बड़ा सुरक्षा सम्मेलन चल रहा है, जहां से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन जर्मनी के चांसलर का बयान अचानक वर्ल्ड मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। इस सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका, चीन, यूक्रेन, संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया भर से प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। जर्मनी ने अमेरिका की दादागिरी को एक तरह से चुनौती दे दी है और यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका आज भी खुद को सुपर पावर समझता है और ये सोचता है कि वो सब कुछ अकेले कर लेगा, तो अमेरिका एक तरह से भ्रम में जी रहा है। कल ही हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री का एक पूरा बयान वायरल हो गया था, जिसमें वो कह रहे थे कि 5 साल के बाद अमेरिकी डॉलर का बचा हुआ प्रभाव भी खत्म होने लगेगा और अमेरिका के प्रतिबंध भी पहले जैसे काम नहीं करेंगे। इसी कड़ी में अब जर्मनी के चांसलर का जो बयान सामने आया है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अब जर्मनी अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने वाला नहीं है। जर्मनी ने साफ संदेश दे दिया है कि वो केवल अमेरिकी परमाणु छतरी के नीचे रहने वाला नहीं है, बल्कि वो फ्रांस के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से ग्रीनलैंड और यूरोप को झटके पर झटका दिया गया, उसे देखकर अब साफ लग रहा है कि यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस जर्मनी अब अपने लिए नए रास्ते तलाश रहा है। आज फ्रांस के पास तकरीबन 290 परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं और ये सभी उसके अपने हैं, पूरी तरह स्वतंत्र रूप से उसके नियंत्रण में है। और ऐसी स्वतंत्रता फ्रांस के अलावा किसी और देश के पास नहीं है परमाणु वॉरहेड के मामले में। यही कारण है कि फ्रांस अमेरिका से बिना डरे कदम उठा रहा है और जर्मनी फ्रांस के साथ हाथ मिलाकर यूरोप के नए सुरक्षा ढांचे की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि जर्मनी के चांसलर ने कौन सा बयान देकर तगड़ा धमका कर दिया। तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मंच से जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दुनिया को सीधा और सख्त संदेश दिया। यूरोप अब आंख मूंदकर किसी एक ताकत पर निर्भर रहने के मूड में नहीं है। फ्रेडरिक मर्ज का यह सख्त बयान सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि यूरोप की बदलती रणनीतिक सोच का संकेत है। फ्रेडरिक मर्ज असल में अमेरिका को यह बता रहे हैं कि अब यूरोप आंख बंद करके एक ही पावर सेंटर पर भरोसा नहीं करेगा। सुरक्षा हो या इकोनॉमी, दोनों मोर्चों पर यूरोप को पिछले कुछ सालों में यह एहसास हुआ है कि अमेरिका की पॉलिसी बहुत तेजी से बदलती है और हर बदलाव का सीधा झटका यूरोप को लगता है। ट्रंप युग से लेकर हाल के फैसलों तक यूरोप ने देखा है कि कब टैरिफ की धमकी आ जाती है और कब सुरक्षा की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इसी वजह से जर्मनी अब अमेरिका में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्लो कर रहा है और पूंजी को बाहर निकालकर उन देशों में शिफ्ट कर रहा है जहां ग्रोथ, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिख रहा है। यहां पर इंडिया एक नेचुरल चॉइस बनकर उभरता है, क्योंकि भारत बड़ा मार्केट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और सबसे अहम बात यह है कि भारत किसी एक ब्लॉक का कठपुतली नहीं है। ये ट्रेंड साफ दिखाता है कि यूरोप अब अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन पूरी तरह निर्भर भी नहीं रहना चाहता। मर्ज का संदेश यही है कि आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस मल्टीपोलर होगा और जो देश समय रहते अपने विकल्प तैयार करेगा, वही सुरक्षित भी रहेगा और समृद्ध भी। फ्रेडरिक मर्ज ने यह बयान एक बेहद धमाकेदार म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मंच से दिया। इस सम्मेलन और मंच के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मेर्ज ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ परमाणु प्रतिरोध पर बातचीत की बात सामने रखी और बताया कि सुरक्षा की कीमत भरोसे से चुकाई जाती है। उन्होंने कहा कि नेटो सिर्फ यूरोप का कवच नहीं है, बल्कि अमेरिका की भी रणनीतिक ताकत है। ट्रांस अटलांटिक रिश्तों की मरम्मत जरूरी है और यूरोप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मंच पर जर्मन से अंग्रेजी में बदली आवाज ने संकेत दिया कि संदेश सिर्फ यूरोप के लिए नहीं है। यहाँ फ्रेडरिक मेर्ज जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत लेयर्ड और स्ट्रेटेजिक है। फ्रेडरिक मेर्ज दरअसल ये संकेत दे रहे हैं कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं चलती, बल्कि भरोसे से चलती है।
जब वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ परमाणु प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जर्मनी कल से बम बनाने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जर्मनी अब अपनी सुरक्षा का बैकअप प्लान तैयार कर रहा है। अभी तक यूरोप, खासकर जर्मनी, पूरी तरह से अमेरिकी न्यूक्लियर अम्ब्रेला और नेटो पर निर्भर था। लेकिन अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं, कभी यूरोप से ध्यान हटाकर एशिया जाना, कभी टैरिफ की धमकी, कभी सहयोगियों पर ही दबाव, इन सब ने भरोसे में दरार डाली है। फ्रांस इस समय यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास स्वतंत्र परमाणु क्षमता है। इसीलिए मेर्ज फ्रांस के साथ बातचीत कर ये दिखाना चाह रहे हैं कि यूरोप के पास अमेरिका के अलावा भी ऑप्शन है। ये अमेरिका के लिए सीधा संदेश है कि अगर भरोसा कमजोर हुआ तो यूरोप अपनी सुरक्षा खुद डिजाइन करेगा, भले ही यूनाइटेड स्टेट्स ने जर्मनी में भारी सैन्य ताकत तैनात कर रखी हो। जर्मनी ये कहना चाह रहा है कि सैनिकों की मौजूदगी और राजनीतिक भरोसा एक जैसी चीजें नहीं हैं। जर्मनी चाहता है कि वो पूरी तरह निर्भर उपभोक्ता न बने, बल्कि निर्णय लेने वाला पार्टनर बने। ये बातचीत अचानक नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि भविष्य की दुनिया मल्टीपोलर होगी और यूरोप उस दुनिया में कमजोर कड़ी बनकर नहीं रहना चाहता। यहाँ पर सवाल बनता है कि फ्रांस के अलावा ब्रिटेन के पास भी तो यूरोप में परमाणु क्षमता है, तो फिर जर्मनी ब्रिटेन के पास क्यों नहीं जा रहा है? तो यहाँ बात शब्दों की नहीं बल्कि कंट्रोल की है। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उनकी हैसियत एक जैसी नहीं है। फ्रांस की न्यूक्लियर डिटेरेंस पूरी तरह स्वतंत्र मानी जाती है, क्योंकि उसके वॉरहेड, मिसाइल, सबमरीन, कमांड सिस्टम और सबसे अहम, निर्णय लेने की चाबी पूरी तरह पेरिस के हाथ में है। फ्रांस का न्यूक्लियर सिद्धांत यही है कि आखिरी फैसला सिर्फ फ्रांसीसी राष्ट्रपति लेंगे और किसी बाहरी शक्ति की तकनीकी या राजनीतिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसके उलट यूनाइटेड किंगडम के पास भले ही परमाणु हथियार हों, लेकिन वो ट्राइडेंट सिस्टम पर आधारित हैं, जिसकी मिसाइलें और कई कोर टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स से आती हैं। ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बियां यूनाइटेड स्टेट्स की सप्लाई चेन, मेंटेनेंस और तकनीकी सपोर्ट पर निर्भर रहती हैं। और यही वजह है कि रणनीतिक तौर पर ब्रिटेन की न्यूक्लियर क्षमता को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं माना जाता, बल्कि वो अमेरिका के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इसी कारण जब फ्रेडरिक मेर्ज फ्रांस के साथ परमाणु प्रतिरोध पर बात करते हैं तो वो ब्रिटेन को साइडलाइन नहीं कर रहे, बल्कि ये संकेत दे रहे हैं कि अगर यूरोप को सच में आत्मनिर्भर सुरक्षा ढांचा बनाना है तो उसे उस देश की तरफ देखना होगा जिसकी परमाणु ताकत पर किसी और का रिमोट कंट्रोल ना हो। ये अमेरिका को एक सॉफ्ट लेकिन साफ संदेश है कि यूरोप विकल्प तैयार कर रहा है और भरोसा कमजोर हुआ तो वो अपनी सुरक्षा की चाबी अपने ही हाथ में रखना चाहता है। फ्रांस के पास अनुमानित 290 परमाणु वॉरहेड हैं और जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपना कार्यक्रम विकसित नहीं किया। यही इतिहास आज की चिंता बनकर लौटा है। मेर्ज ने नाटो समझौतों के पालन की प्रतिबद्धता दोहराई और चेताया कि गठबंधन कमजोर हुआ तो वॉशिंगटन भी नुकसान में रहेगा। ये पूरी तस्वीर इतिहास, राजनीति और भरोसे की चेन से बनी है। फ्रांस के पास लगभग 290 परमाणु वॉरहेड किसी एक देश के तात्कालिक डर से नहीं है, बल्कि ये शीत युद्ध की विरासत है, जहां सोवियत संघ और आज के रशिया जैसी ताकतों के सामने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना मकसद था। फ्रांस ने यह तय किया कि उसकी सुरक्षा की आखिरी चाबी किसी और के हाथ में नहीं होगी। दूसरी तरफ जर्मनी और जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद हारने वाले देश थे और उन पर ऐसे संवैधानिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए कि वे आक्रामक सैन्य शक्ति दोबारा खड़ी न कर सकें। जर्मनी को सीधे किसी एक देश ने नहीं रोका, बल्कि नाटो की छत, अमेरिकी सुरक्षा गारंटी और उसके अपने ऐतिहासिक अपराध बोध ने उसे इस रास्ते से दूर रखा। जापान के साथ भी यही हुआ, जहां शांतिवादी संविधान और अमेरिकी सुरक्षा अम्ब्रेला ने परमाणु हथियार की जरूरत को दबा दिया, जबकि दोनों देश तकनीकी रूप से बहुत तेजी से बम बना सकते थे। फ्रेडरिक मेर्ज जब नाटो को मजबूत रखने की बात करते हैं तो वो यही मानते हैं कि ये व्यवस्था जर्मनी को सुरक्षा देती है, बिना उसे खतरनाक हथियारों की दौड़ में धकेले। अगर नाटो कमजोर होता है तो अमेरिका को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि यूरोप में अमेरिकी प्रभाव, सैन्य मौजूदगी और वैश्विक नेतृत्व की साख इसी गठबंधन पर टिकी है। नाटो टूटा तो यूरोप अपने अलग सुरक्षा ढांचे बनाएगा, अमेरिका की बात कम सुनी जाएगी और दुनिया तेजी से मल्टीपोलर दिशा में चली जाएगी। यही वजह है कि मेर्ज का संदेश साफ है कि नाटो सिर्फ यूरोप की जरूरत नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की भी ताकत है और इसे कमजोर होने देना सबके लिए घाटे का सौदा होगा। यूरोपीय नेताओं के लिए सुरक्षा अब घोषणाओं का विषय नहीं है, बल्कि ठोस विकल्पों का समय है।
सम्मेलन ने ये साफ किया कि भरोसा केवल भाषणों से नहीं बनता, बल्कि साझा फैसलों से बनता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं इस सम्मेलन के बारे में कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसमें कौन-कौन से लोग शामिल हुए थे। तो अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में राजदूत माइक वॉल्ड्स ने प्रशासन की पश्चिमी गोलार्ध पर प्राथमिकता का बचाव किया। उन्होंने ड्रग्स से होने वाली मौतों का हवाला दिया और कहा कि नाटो और संयुक्त राष्ट्र मजबूत हुए हैं। मंच पर हल्का तंज और प्रतीकात्मक टोपी ने माहौल गरमाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी ने उम्मीद जगाई कि बातचीत सुरक्षा के मूल मुद्दों पर टिकेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो नेताओं से मजबूत रिश्तों की बात कही और रक्षा खर्च बढ़ाने पर जोर का दावा किया। सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति और चीन के विदेश मंत्री की मौजूदगी ने वैश्विक संतुलन की गंभीरता बढ़ा दी। जानकारी के लिए बता दें कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन दरअसल दुनिया का सबसे प्रभावशाली और अनौपचारिक सुरक्षा मंच है, जिसे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, और इसका आयोजन हर साल जर्मनी के म्यूनिख शहर में इसलिए किया जाता है ताकि वैश्विक ताकतें बंद दरवाजों के पीछे बिना औपचारिक समझौतों के असली रणनीतिक बातें कर सकें। इसकी शुरुआत 1963 में शीत युद्ध के दौर में हुई थी, जब पश्चिमी देशों को सोवियत खतरे के खिलाफ आपसी तालमेल की जरूरत थी। आज ये मंच केवल युद्ध और हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नाटो का भविष्य, अमेरिका और यूरोप का रिश्ता, रूस और चीन की भूमिका, यूक्रेन जैसे संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी तक पर खुलकर चर्चा होती है। यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ कही गई बात अगले कुछ वर्षों की वैश्विक दिशा तय करती है। ये सम्मेलन किसी फैसले की घोषणा के लिए नहीं, बल्कि इरादों के संकेत देने के लिए जाना जाता है। इसी वजह से जब कोई नेता यहाँ मंच से कुछ कहता है तो दुनिया उसे हल्के बयान की तरह नहीं लेती। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन असल में ये देखने की जगह है कि किस देश का भरोसा किसके साथ कमजोर हो रहा है और कौन सी नई धुरी बनने की तैयारी में है। सम्मेलन में अमेरिका की मौजूदगी इसलिए अहम थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का शासन यूरोप के लिए अनिश्चितता का प्रतीक बन चुका है, और विदेश मंत्री मार्को रूबियो तथा संयुक्त राष्ट्र के राजदूत का आना ये दिखाता है कि वॉशिंगटन यूरोप को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहता। मंच पर हल्का तंज और प्रतीकात्मक टोपी दरअसल ये जताने का तरीका था कि अमेरिका अपनी प्राथमिकताओं को खुलेआम दिखाने से नहीं हिचक रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मौजूदगी सीधा संकेत थी कि युद्ध अभी वैश्विक एजेंडा के केंद्र में है और यूरोप अपनी सुरक्षा को रूस के संदर्भ में ही देख रहा है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी की उपस्थिति ये बताती है कि ये सम्मेलन सिर्फ रूस या यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मल्टीपोलर दुनिया की दिशा तय करने का मंच है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत आमतौर पर उच्च स्तर के प्रतिनिधि मंडल के साथ हिस्सा लेता है और कई बार विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वरिष्ठ राजनयिक और रणनीतिक विशेषज्ञ वहां भारत का पक्ष रखते रहे हैं। भारत यहां खुद को किसी गुट का अनुयायी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और जिम्मेदार पावर के रूप में पेश करता है। कई मौकों पर भारत ने इसी मंच से ये संदेश दिया है कि दुनिया यूनिपोलर नहीं, बल्कि मल्टीपोलर है और भारत उस नई व्यवस्था का अहम स्तंभ है। ये सम्मेलन किसी एक देश के खिलाफ नहीं होता, बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाने के लिए होता है जिन्हें औपचारिक बैठकों में छुपा दिया जाता है। रूस यहाँ भले सीधे मौजूद न हो, लेकिन उसकी छाया हर चर्चा में होती है। असल मकसद यही है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में कौन किसके साथ खड़ा है और भरोसे की नई रेखाएं कहाँ खिंच रही हैं। सम्मेलन अध्यक्ष ने कहा कि ट्रांस अटलांटिक रिश्ते लंबे समय से इस मंच की रीढ़ रहे हैं और आज वही भरोसा परीक्षा में है। ग्रीनलैंड से जुड़ी घटनाओं ने यूरोप में असहजता बढ़ाई है। विश्लेषकों का मानना है कि साझेदारों के बीच विश्वास ही स्थिरता की कुंजी है। म्यूनिख से निकला संदेश स्पष्ट है, अकेले चलने का दौर खत्म हो रहा है। साझा सुरक्षा साझा जिम्मेदारी मांगती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।